नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का तीसरा क्लास है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें सेट कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और कमेंट करके बताइए कि आपका इन 20 क्वेश्चनों में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, लेवल कैसा है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। आज के क्लास का दिया है कि √12 प्लस में दिया है, फिर √12 दिया है और प्लस में करके दिया है √12 और प्लस में डॉट डॉट कर है कि किसके बराबर है ना। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका HCF कितना है, 1 है। तो क्या कर सकते हैं हम, 3 गुना में 4, 4 3 12 हो गया। और इनका अंतर भी कितना है, 1 है ना। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर आपका क्या होता, 3 हो जाता ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में रहता आपका 72, तो 72 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे, 8 9 कितना हो जाएगा, 72। इनका अंतर कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो आंसर क्या होता, 9। यहाँ पे माइनस होता तो आंसर क्या होता, 8। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। ठीक है ना। देखिए एक विद्यार्थी को किसी संख्या का इतना ज्ञात करने के कहा गया, ठीक है, 3/14। ठीक है ना। और गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का इतना ज्ञात कर दिया, कितना ज्ञात कर दिया, ये आपका 3/4। ठीक है ना। ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये ज़्यादा पानी लग गया इस पर ना। तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। 14 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 14 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। तो हमने क्या माना कि जो संख्या वो क्या है, 28 है। तो 28 से अगर यहाँ पे हमने गुना किया तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखिए 28 का 3/4 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 7 28, 7 तिरके कितना हो जाएगा, 21। पहले कितना आना चाहिए था, 6, आ कितना गया, 21। ज़्यादा कितना आया बताइए, 15। और यहीं 15 का वैल्यू कितना दिया है, 150। तो एक अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि दी हुई संख्या क्या थी, संख्या को क्या माने थे हम, 28 ना। तो 28 को 10 गुना कर दीजिए, कितना हो गया, ये 280 हो जाएगा ना। तो 280 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नीचे जो भी दिया है ना, हर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और इससे गुना करा देंगे। तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 21 आया। अब ज़्यादा कितना है, ये 15। अब 15 अनुपात में वो कितना दिया है आपका, 150 दिया है ना। तो 1 अनुपात का 10 हो जाएगा और 28 अनुपात का कितना हो जाएगा, 280। ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मसह 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी, यानी जोड़ों की संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया है 84, संख्या हमें पता नहीं है तो एक को मान लेंगे A और दूसरे को क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो HCF दिया है वो 12 दिया है, HCF जो दिया है वो दिया है 12। ठीक है ना। तो जो भी संख्या होगा वो 12 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी संख्या जो होगा आपका 12A और दूसरा क्या होगा, 12B, यही होगा ना। HCF इसी में रहता है, संख्या में ही छिपा रहता है HCF। ठीक है ना। इन दोनों का योग दिया है 84, तो 12 यहाँ से हमने कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, A + B बराबर कितना, 84।
12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, और a प्लस बी का मान कितना हो गया 7। अब कह रहा है कि कितने जोड़ों की मान संभव है, पॉसिबल कितना संख्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे दो संख्या हमको लेना है जो को प्राइम नंबर हो, सहवास संख्या हो, जिनका एचसीएफ कितना है 1 आए। तो पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 6, इनका एचसीएफ भी 1 ही आएगा। ठीक है ना। और दूसरा क्या हो सकता है 2 + 5, 2 5 7 हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा 3 + 4। अब होगा, अब नहीं होगा चूंकि ये रिपीट हो जाएगा। इसके बाद करेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा ना, रिपीट हो गया। तो कितना जोड़ा पॉसिबल है यहाँ पे 1 2 3, तो 3 जोड़ा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, और इसी टाइप का बहुत क्वेश्चन आ रहा है आजकल के एग्जाम में। ठीक है ना। तो तीसरा हमारा दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोड़ा कितना बनेगा 3। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 शेष बचे। देखिए जो भी संख्या होगा वो 7 का क्या होना चाहिए 7 से कट जाना चाहिए, लेकिन भाग किससे दिया जा रहा है बताइए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, और शेष क्या बच रहा है प्रत्येक केस में 1 2 3 4 5, यही है ना। तो गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ये सब में अंतर कितना है, सब में अंतर कितना है 1 1 का अंतर है ना। तो 1 को अलग साइड में कर लीजिए, बस 1 आपने अलग साइड में कर लीजिए, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब ऊपर जो भी दिया है 2 3 4 5 6, इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 20 3 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा आपका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है ना। अब 60 के करेंगे यहाँ पे, अब माइनस का क्या करेंगे 1, सब में अंतर कितना था 1 था, माइनस में हमने क्या किया 1। और ये जो संख्या होना चाहिए वो किससे डिवाइड होना चाहिए 7 से, क्योंकि संख्या जो बोला है कि जो भी संख्या होगा वो 7 से पूरी तरह कट जाएगा, 7 का गुणज होगा। अब बताइए यहाँ हम के का मान क्या रख सकते हैं बताइए। अगर हमने के का मान 2 रखा, ठीक है ना, के का मान 2 रखा, क्योंकि 2 ही होगा 3 तो होगा नहीं, ऑप्शन में सारा 120 के आसपास में है, 138 से 119 है। तो अगर हमने के का मान यहाँ पे 2 रखा तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 में से 1 गया 119 बटे में 7, क्या यह 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49 कट जाएगा ना, 17 सत्ते 119 होता है। तो यानी के का मान कितना हो गया 2, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 119 हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। कोई दिक्कत इसमें। संख्या जो है इससे भाग करने पे प्रत्येक दशा में जो नीचे शेष आ रहा था तो सबका अंतर कितना था 1 था, तो हम क्या करेंगे 60 के -1 कर देंगे। अब 60 तो 7 से कटेगा नहीं, तो के का मान आगे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 सब रख के चेक करेंगे। के का मान, हाँ के का मान 2 रखने से यहाँ पे आया ना 60 दूना 120 में से 1 गया 119, जो कि 7 से कट जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 119। ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। डाउट, हाँ कल आधा घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, पता चला कि वो ऑन नहीं था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि 2 पात्र ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल मिश्रित है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो। देखिए पहले में कितना है 2:3, ठीक है, और दूसरे में कितना है 4:3 है। ठीक है ना। कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये जो अनुपात हो जाए 1 अनुपात कितना हो जाए 1 हो जाए।
मतलब बराबर बराबर क्या हो जाए, अनुपात हो जाए, ठीक है ना। तो 1:1 इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। किसी भी भाग का ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पहले भाग से हम निकाल रहे हैं तो 2 और टोटल कितना है, 3 2 5, 4 यहाँ पे ले लीजिए, पहले वाला ले लीजिए तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है ना। इसी अनुपात में मिलाया जा रहा है ना। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लगा दीजिए एलिगेशन, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/2 माइनस 4/7 अनुपात 1/2 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा, ये 14 एलसीएम, और 7 माइनस 7 दूना 14, 4 दूना 8 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 दूना 10, 5 और 2 दूना 4 ना। अब देखिए क्या आ गया, यहाँ पे माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 8 में से 7 गया, 1/14 अनुपात 1 कितना हो गया, 10। ये चाहे तो हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना। 5 यहाँ पे आ गया और 7 उधर चला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी, और तथा 7 वर्ष के बाद वे अब 5:6 के अनुपात में होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सुमित विक्की, 7 वर्ष पहले ना, 7 वर्ष पहले जो अनुपात है ए और बी के आयु का, वो आपका दिया है 4:5, ठीक है। ये 7 साल पहले का है, आज से 7 साल पहले, और कह रहा है कि आज से 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद, ये पहले वाला है, और ये बाद का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 5:6, ठीक है ना। अब गौर से देखिएगा, 7 7 कितना हो गया, 14 वर्ष गैप हो गया ना। आज से 7 साल पहले और आज से 7 साल बाद पूरा कितना वर्ष का गैप हो गया, 14 साल। अब इसमें देखिए अनुपात में कितना गैप है, 5 से 6 और 4 से 5, यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ पे दोनों में गैप सेम है। गैप सेम करने की ज़रूरत है नहीं है। अगर गैप सेम नहीं होता तो हम क्या करते, ऐसे ऊपर का गैप ले लेते हैं, नीचे का, ठीक है, इसको बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे गैप सेम है, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बढ़ाना। एक अनुपात बढ़ने से समय में कितना गैप हो जा रहा है, 14 वर्ष, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 14। इसमें जो पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, तो यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, तो बी की अब 7 साल पहले की आयु कितना हो जाएगा, 14×5 70 वर्ष ना। ये 7 साल पहले का है, तो वर्तमान पूछा है, तो बी की वर्तमान पूछा है, तो ये 7 साल, अब आज से 7 साल पहले का है ना, तो 7 साल और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 77 वर्ष ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते थे, 14×6 कितना होता है, 84 वर्ष, इससे भी बी का यही है ना। तो अगर मान लीजिए ये 7 साल बाद का है, वर्तमान पूछा है, तो 7 साल कम नहीं कीजिएगा, तो 7 साल कम कीजिएगा तो 77 वर्ष आ जाएगा ना, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर अपरिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। संख्या पता नहीं है ना, तो संख्या पता नहीं है तो अपने मन से कुछ मान लीजिए, संख्या x मान लीजिए। अब x के 80% को 80 में जोड़ने पे खुद संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या आपने क्या माना था, x ना, यानी यही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, x का 80/100 और प्लस में 80 बराबर में x, 20 × 4 = 80, 20 × 5 कितना हो गया, 100। यहाँ से 4x
अपॉन में 5 अब प्लस 80 बराबर में x। और आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं बताइए, इधर ला लीजिए x माइनस 4x अपॉन में 5 बराबर में 80 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 5 x में से 4x गया x हो जाएगा, और 80 यहाँ पे 8 बचे कितना हो जाएगा 400। कोई दिक्कत? ठीक है ना, तो 400 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए राम का यहाँ पे जो अनुपात दिया है इसका रामा दिया है, कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, छोड़िए इसको। व्यय और बचत इसका जो अनुपात दिया है 5:3 दिया है, तो आय कितना हो जाएगा बताइए विक्की। खर्च कर रहा है इतना, बचा रहा है इतना, तो कमा कितना रहा होगा 8 अनुपात में खर्च कर रहा है 5। मान लीजिए 5 रुपये खर्च कर रहा है, बचा रहा है 3 रुपये, तो कमाता कितना होगा 8 रुपये ना। अब और इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पे 800 कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। रेशियो में कटे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे कमा 800 रहा है, खर्च कितना 500 कर रहा है, बचा कितना रहा है 300 ना। अब कह रहा है कि इसमें उसकी आय में 12% की वृद्धि, आय में 12%, तो 800 का 12% कितना हो जाएगा 12×8 = 96, यानी 96 रुपया इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 896 इसका नया आय हो गया ना। अब फिर कह रहा है कि इसमें व्यय में 15% की वृद्धि कर दी जाए, व्यय यही है ना, तो 15 कितना होता है 75 रुपया, और इसमें वृद्धि हो गया तो 575 हो गया। अब बताइए कमा रहा है 896, खर्च कर रहा है 575, ठीक है ना, तो बचा कितना रहा होगा 896 में से 575 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 321 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पे कितना बचा रहा है 321। तो यही तो पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले 300 रुपये बचाता था, अब 321 बचा रहा है, कितना वृद्धि हो गया 21 का वृद्धि हुआ, लेकिन ये किस पे हुआ है 300 पे हुआ है ना। 300 का गुना में 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम अगर महीने के लास्ट में है तो उनके लिए आराम से 500-600 क्वेश्चन हो जाएगा। प्रत्येक दिन अगर 20-20 क्वेश्चन हो रहा है तो 30 दिन में आराम से 6 क्वेश्चन हो जाएगा, 600 क्वेश्चन हो जाएगा। और 600 क्वेश्चन जब 600 टाइप पढ़िएगा तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा। हो रहा है रिकॉर्डिंग, हो रहा है, रेड चल रहा है कि नहीं? बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल हम लोग का पूरा मेहनत बेकार चला गया था। 10-12 क्वेश्चन बता दिए थे, उसके बाद क्या हुआ कि तब सुमित कह रहे कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है। चलिए, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो वह अभिलाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़ा का दाम मान लीजिए 20 रुपया, कोई दिक्कत है। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कितना प्राप्त हुआ है 4 मीटर का, यानी 4 रुपया कर लीजिए, यही है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो 20 मीटर का हमने 20 रुपया मान लिया, लाभ कितना हुआ है 4 रुपया मान लिया हमने। अब बताइए कोई सामान आपको 20 रुपये में बेचने पर
4 रुपये का फ़ायदा होता है तो सामान कितने का था? कोई सामान आपको 20 रुपये में बेचने पर 4 रुपये का फ़ायदा होता है तो सामान 16 का होगा ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी चाहिए। तो आप अपने से थोड़ा सा ठीक कीजिए कि 20 रुपये का सामान बेचने पर किसी आदमी को 4 रुपये का फ़ायदा होता है तो सामान खरीदा कितने में था? 16 में, तभी तो उसको 4 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। अब निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी या गुना में 100। लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है ना। तो 4 चौका 16 और 4 से कितना हो जाएगा? 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करते रहिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा नहीं तब तक कैसे पॉसिबल है? खाली मैथ देखने से समझ में तो आएगा नहीं, आपको पहले एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब यहाँ पे देखिएगा तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा ना। चलिए, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? देखिए, अंकित मूल्य के यानी एमपी और क्या हो गया आपका एसपी, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, इसका मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब कि अगर अंकित मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। अब इसको और आसान करने के लिए, ठीक है, और आसान करने के लिए हम क्या कर लेंगे? 300 और यहाँ पे 400, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब कह रहा है कि इतना पर बेचने पे उसको 25% का लाभ हुआ है, यानी हमको अब सीपी चाहिए ना। 25% का लाभ हुआ है तो 125 का वैल्यू ये है ना, ये 125 का वैल्यू है 300। पूछा क्या है आपसे कि एमपी और क्रय मूल्य का रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100%। 25 चौका 100, 25 25 125, 5 6 30 और 6 चौका कितना हो गया? 240। ये आपका क्या हो गया? सीपी आ गया ना यहाँ से। अब पूछा इसमें है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य कितना है आपका? 400, क्रय मूल्य कितना आ गया? 240। इसका रेशियो पूछा है ना, काट दीजिए। 4 दहा के 40, 4 6 24 और कट जाएगा। 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। तो 5:3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए अगला बनाने की कोशिश कीजिए। तो एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए, हमेशा बताते हैं आप लोगों को कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये बहुत बार पूछता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे क्वेश्चन। ये छूट कितना दे रहा है? 25% ना, तो 100 में से 25 गया 75। लाभ कितना हो रहा है? 25%, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125। रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 तिहाई 75, 25 25 125, यानी 3 बटे कितना हो गया? 5। अब इसमें जो दिया है लागत मूल्य अनुपात में कितना है? 3। इसका वैल्यू दिया है, इसका पूछा है, तो 3 अनुपात का जो वैल्यू दिया है 144 0। अब पूछा है एमपी यानी अंकित मूल्य, तो 5 से गुना करा दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 0 तो आएगा ही, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20 और 4 24, यानी 24 रुपये क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए और 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए अभी यहाँ पे 6 वर्ष के लिए ना, अच्छा ब्याज कितना मिला है? 4200 रुपया मिला है। अब ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे मिलता है। मूलधन कितना दिया है नीचे? ये दिया है 29,400। समय कितना है यहाँ पे? 6 वर्ष है। गुना में 100 करेंगे तो रेट निकल के आ जाएगा। यही तो पूछा है, रेट परसेंट पूछा है। ब्याज जो मिला आपका वो किस पे मिलता है? मूलधन पे। मूलधन इतना दिया है। समय कितना है? 6 वर्ष। अगर टाइम निकालना होता तो यहाँ पे रेट लिखते, रेट निकालना है तो यहाँ पे टाइम। फार्मूला से वही भी आएगा, मैं फार्मूला से बता दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे इससे ये कट गया, 6 सत्ते 42, 7 से 7 चौके 28, 7 दूना 14, 21 दूना 42, ये 50 हो गया। यानी 50 बटे में 21, और ये कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 8 बटे में 21% आपका क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। फार्मूला से बनाते हैं तो एसआई का फार्मूला क्या होता है बताइए? ये होता है P गुना R गुना T बटे में 100, मूलधन गुना समय गुना दर। एसआई कितना है आपका? 4200 रुपया है। मूलधन कितना दिया है आपका? 29,400 रुपया। रेट पूछा है, रेट को रेट रहने दीजिए। समय कितना है? 6 वर्ष बटे में क्या हो जाएगा? 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा ना। यहाँ से ये कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 सत्ते कितना हो गया? 42 ना। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है काटिए। 7 एकम कितना हो गया? 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14। अब देखिए 100 बटे में क्या आ गया आपका? 42 हो गया, बराबर R। यहाँ से ये हो गया आपका 50 बटे में 21। बात तो उतना ही आया ना यहाँ पे। तो सबसे अच्छा तरीका है, फार्मूला याद करने की क्या ज़रूरत है? ब्याज मिला, ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे। नीचे मूलधन। रेट पूछा है तो यहाँ पे समय लिखिए, समय पूछा है तो यहाँ पे रेट लिखिए, गुना में क्या कीजिए? 100, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में दिया है? ये आपका दिया है पहला ही ऑप्शन, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको, बिना प्रैक्टिस का कुछ पॉसिबल है नहीं। यहाँ बच्चे लाइब्रेरी में रात रात पर पढ़ाई कर रहे हैं, रात रात पर पढ़ाई कर रहे हैं सब, बताइए। तो अगर आप एक दिन रेस्ट कीजिएगा, अगर एक दिन पढ़ने से भी अगर आपका 1 नंबर वृद्धि होता है ना, एक क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जाता है ना, तो समझिए कि बहुत उसके लिए वो है। कितने फॉर्म भरे हैं? 54 लाख ना, इस बार 54 लाख। पिछले साल भी नहीं भरे थे, इस बार 71, 54, पिछले बार 71, तो बड़ा कम है इस बार। वैकेंसी भी ज़्यादा है और एप्लीकेशन भी बहुत कम गिरा हुआ है ना। हाँ छूट था एज ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बनाइएगा कि 1000 रुपये धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो रुपया में दिया है 10। तो 10 रुपया जो मिला वो किस पे मिला है? 1000 पे ना। गुना में क्या करेंगे? 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1% ना। अब ये 1% आपका अंतर है, ये 1% अंतर है। तो 2 साल का अंतर क्या होता है? 2 साल का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो होता है R² बटे में 100। अब बराबर में कितना दिया है? 1 दिया है ना। तो यहाँ से R² बराबर में कितना हो जाएगा? 100, और R बराबर कितना हो जाएगा? 10%। यही तो पूछा है। रेट कितना आ गया? 10% आ गया ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब।
यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। 3.3/8 गुनी का मतलब कितना हो गया, 8 तिरका 24 और 3 27/8। यानी अगर आपका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 8 है, तो मिश्रधन कितना हो गया है, 27 हो गया है। अब ये तो कटेगा नहीं, तो गौर से देखिएगा तो ये 2 का क्या है, क्यूब है, और ये 3 का क्या है, क्यूब है ना। तो पावर यहाँ पे जब भी आ जाए, पावर 3 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, जितना पावर उतना ही ये टाइम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इसमें 3 वर्ष तो दिया ही है, पावर 3 आइए गया। अगर 2 होता तो समय कितना, 2 वर्ष। अब पूछा है कि वार्षिक दर कितनी है, तो देखिए 2 से कितना हो गया, 3 ना, तो ब्याज कितना मिला, 1। किस पे मिला होगा, 2 पे। और गुना में क्या करेंगे, 100, कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, 50% हमारा रेट हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। अल्टरनेट वाला काम है ये। देखिए ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। एक दिन में एक कितना काम करेगा, 3 काम, ये 2 काम और ये 1 काम, हाँ 1 काम। ठीक है, अब यहाँ बनाएंगे टाइम टेबल, कौन किसके हिसाब से काम कर रहा है ना। कह रहा है कि उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। यानी पहले दिन कौन काम करेगा, यही काम करेगा ना, उसके अगले दूसरे दिन भी ए काम करेगा। लेकिन जब तीसरे दिन की बात की बारी आई काम करने की, तो दोनों इसकी हेल्प कर रहे हैं, यानी दोनों आ गए इसके साथ। ये भी तो काम करेगा ना, ए। फिर इसके बाद क्या होगा, ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर तीनों मिलकर काम करेंगे, इसी तरह काम होते रहेगा। तो आगे से मतलब नहीं है, यहीं तक हमको मतलब है, यहाँ तक। पहले दिन ए कितना काम करेगा, फिर दूसरे दिन कितना काम करेगा, 3, और तीसरे दिन तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3, 2, 5, 1, 6 काम। 1, 2, 3 दिन में काम कितना हुआ, 6 और 6 कितना काम हुआ, 12 काम हुआ। काम कितना का समाप्त करना है, 60 काम ना। ये कितना गुना है, 5 गुना, 12, 25, 60। इधर भी 5 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से कितना हो गया, 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा ना। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो ए, बी और सी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी से 2 गुनी तेज़ी से और सी से 3 गुनी तेज़ी से काम करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा विक्की देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, 6 दिन में। कोई भी काम है 6 दिन में ये तीनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन तीनों का क्षमता दिया है, ए बी सी का जो क्षमता का अनुपात दिया है वो दिया है, यहाँ पे निकालना है हमको। कह रहा कि ए बी से 2 गुनी तेजी से काम करता है। ए जो है बी से, अगर एक दिन में ये 1 कुर्सी बनाएगा तो ये कितना कुर्सी बनाएगा, 2 कुर्सी। ठीक है ना, इसको x मान लीजिए, कोई फ़र्क है, x तो ये कितना हो जाएगा, 2x, 2 गुनी हो गया ना। अब कह रहा है कि ए बी से 2 गुनी तेज़ी से और सी से 3 गुनी तेज़ी से काम करता है। ये सी से 3 गुनी, तो 3 गुनी कैसे होगा, ये सी से ये 3 गुना, ये 3 गुना। इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, नीचे भाग कर दीजिएगा, 2x अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। अब हो गया।
अब इससे मान लीजिए कि c से ये 3 गुना कैसे होगा 2x बटे में 3 और 3 गुना यानी 3 से 3 कट गया तो 2x आ गया, ठीक है ना। अब क्षमता का रेशियो निकल के आ जाएगा। इस 3 को हमको हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सब में गुना करा देंगे। 3 गुना कितना हो जाएगा 6x, 3x और यहाँ पे क्या हो गया 2x। अब देखिए हो गया ना, इससे ये 2 गुना हो गया ना, इससे ये 3 गुना हो गया ना। अब 6 3 9 और 9 2 11, यही है ना। 11x क्या है आपका क्षमता है, ठीक है ना, यही दिया है ना। ठीक है, तो 80 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब बताइए तीनों का क्षमता कितना हो गया 11 ना, और कितना दिन में काम करते हैं ये, x हटा ही दीजिए, x चूँकि यहाँ पे रहना आए, हाँ 6 दिन में ना, x हटा दीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिए, x बाकी दिक्कत हो जाएगा। ये कितना हो गया 6x और 6 3 हो गया, अब हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 6 मतलब एक दिन में ये 6 कुर्सी बनाएगा, ये 3 कुर्सी बनाएगा, ये 2 कुर्सी बनाएगा, तो टोटल मिलके एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे 11 कुर्सी। कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम आपका हो गया एक दिन में 11 कुर्सी बनाएंगे, या तीनों मिलके कितना दिन काम करते हैं 6 दिन। ये टोटल काम हो गया ना 66 काम हो गया। अब कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सी का क्षमता कितना है 2 से भाग कीजिए कितना हो जाएगा 11 यानी 33 दिन में काम समाप्त कर देगा सी, ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, बिजली के खंबे को, या किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो अपनी लंबाई को पार करेगी ना। उसके लंबाई के सामने पोल का जो लंबाई है कुछ वैल्यू है, लंबाई नहीं, उसका एक ही पॉइंट है ना, इतना क्रॉस कर दिया जाए तो इसका क्या वैल्यू है। एक आदमी का ये लंबाई का कुछ वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी कोई ट्रेन अपनी किसी पोल को, किसी पेड़ को, किसी खंबे को, किसी आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी ना। तो यहाँ पे जो दिया है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, समय बराबर क्या होता है बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे में चाल हो जाएगा, यही होता है ना। दूरी कितना दिया है 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई है, दूरी हो गया ना। चाल कितना दिया यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो मीटर में है और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो उसके लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे ना, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 18 को ये नीचे से ऊपर भेज दीजिए, 18 यहाँ पे आ गया, काटिए 6 3 18, 6 5 30, 25 5 नहीं 5 5 25 होता है ना, 5 5 25 चौका कितना हो गया 100, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 सेकेंड में वो पार कर लेगी, ठीक है, किसी व्यक्ति को, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगला जो क्वेश्चन है और थर्ड लास्ट जो क्वेश्चन है, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि 3.1/3 मीटर पर सेकेंड को इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में विक्की। तो 3 तिहाई 9/1 कितना हो जाएगा 10/3, और इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसके लिए किससे गुना कराएंगे 18/5 से गुना कराएंगे ना। हमें यहाँ मीटर पर सेकेंड को चेंज करना था, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था, ये किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 5/18 से गुना किया। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/5। ये याद कैसे करेंगे हम, ये छोटा यूनिट हो गया, बड़ा यूनिट में जाना है, तो 5 और 18 में बड़ा कौन है 18, तो 18/5 से गुना कराएंगे। ये बड़ा यूनिट था 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, छोटा में जाना था, तो 18 और 5 में छोटा कौन है 5, इसीलिए 5/18 से हमने गुना किया ना। अब सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 3 6 18, 5 दूना 10, यानी 6 दूना कितना हो गया
12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ठीक है। तो जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। दोनों आपके ये क्षेत्रमिति के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोनों बनाने की कोशिश कीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ पॉसिबल है नहीं। चाहे आप कोई भी काम करें, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी काम कीजिए, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जितना अधिक नॉलेज उतना ही अधिक सक्सेस ना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण बराबर कितना दिया है, 216 दिया है। D1 इंटू D2, पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण की लंबाई दिया है 24, तो यहाँ पे लिखिए 24, 2 से कटा कितना हो गया 12, 12 से ये कटेगा 12 एकम 12, और 12 अठे कितना होता है 96, यही होता है ना। हाँ 12 अठे 96 होता है ना। 12 एकम 12, 9 आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो D2 का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया ना। अब कह रहा है कि परिमाप चाहिए यहाँ पे समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए ये समचतुर्भुज हो गया, इसका ये विकर्ण हो गया दोनों। तो पहला विकर्ण कितना है आपका 24 है ना, तो ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। जो मिड पॉइंट होता है ना, विकर्णों को 2 बराबर इक्वल भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। और दूसरा विकर्ण कितना है 18, तो ये 9 और ये भी क्या हो जाएगा 9। अब हमको चाहिए भुजा, तो भुजा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। रूट अंडर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस में 81, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 8 4 12, 225 हो गया। 225 का रूट क्या होता है 15। अब 15 ये साइड पता चल गया, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 इंटू में a, सब चारों भुजा आपस में बराबर होता है ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 15, यानी 15 चुका क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन है ये, समचतुर्भुज का ही। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण का माप 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए समचतुर्भुज है यहाँ पे, ठीक है, और इसका प्रत्येक भुजा कितना है 10-10 सेंटीमीटर का है। चारों भुजा आपस में बराबर होगा ना। और एक जो विकर्ण दिया है इसमें, ये दिया है आपका 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 8 का हो जाएगा ना। तो हमको इस विकर्ण की लंबाई चाहिए, तब नहीं तो क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो इस विकर्ण की लंबाई के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार या लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 में से 64 चला गया, ये हो गया आपका 36। रूट 36 का मान कितना होता है 6, तो ये आपका 6 हो गया, ये भी 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। पहला विकर्ण कितना था 16 दिया था ना, और दूसरा विकर्ण कितना आ गया 12 आ गया ना, हो गया पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, काटिए कितना हो गया। अब 12 अठे कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन सेट करने में, ठीक है। मैं खुद एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट करता हूँ, और प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम तक, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।